Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome to another lecture of thermodynamics. In today's lecture, we are going to discuss the second law of thermodynamics, that is called slot. As we have discussed the first law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, and today we are going for third law, that is called the second law of thermodynamics. Okay beta. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करके हम और एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. सबसे बड़ी चीज जो इसमें है बेटा वो ये है कि आपको फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन मिलता है, यानी कि किस और हीट फ्लो हो सकती है वो आप इस लॉ से एनालाइज कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स देख लेंगे. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस जो है, all natural processes are irreversible and spontaneous. एक स्टेटमेंट ये है कि सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस होती है, एक तो वो इरिवर्सिबल होते हैं और दूसरी बात वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. और या आप कह सकते हैं इस लॉ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is increasing. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीजेस. ये भी कह सकते हैं. So these are the three statements of the second law of thermodynamics, that is slot. कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो इस कायनात में होती है वो इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है, या आप एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, और या आप कह सकते हैं फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, यानी कि कंटिन्यूअसली एंट्रोपी इंक्रीज होती है. अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस जो टोटल होगा दैट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि टोटल एंट्रोपी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होगी, आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात ले लेंगे यहां पर, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एंट्रोपी का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मींस दैट इज इंक्रीजिंग. या आप कह सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम जो होगा प्लस आप कह सकते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग्स जो होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. या आप कह सकते हैं और डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल ग्रेटर देन जीरो, वो भी जीरो के ग्रेटर देन होगा. यानी कि दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. फर्स्ट लॉ आपको देता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जीरोथ लॉ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर देता है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बता देगा. इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, यानी कि इसके बहुत सारे वर्जन्स है. इनमें वो वर्जन्स क्या है, एक वर्जन ये है कि सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो इरिवर्सिबल होती है और वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस.
या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस हम कह सकते हैं, या आइसोलेटेड सिस्टम क्या एंट्रोपी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एस मैथमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो ग्रेटर देन 0 होगा, या आप कह सकते हैं कि डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं डी ऑफ एस यानी कि डेल्टा ऑफ एस is greater than d of q that is reversible divided by t of universe की बात अगर करेंगे। ठीक है, तो ये और एक स्टेट मैथमेटिकल पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है किस लॉ की बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, नाउ इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस जो है वो हम कैसे जज करते हैं। वो हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फैक्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी फैक्टर। और उसके फौरन बाद हमने एंट्रोपी को कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंट्रोपी कैसे हमारे प्रोसेसेस को डिक्लेयर करता है कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो भी हमने देख लिया। आज जो हम और एक पैरामीटर देखते हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, उसके लिए हम एक और पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं बेटा। व्हाट इज दैट पैरामीटर? दैट पैरामीटर इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, चलिए हम आ रहे हैं अब गिब्स फ्री एनर्जी की ओर। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली a criteria for predicting spontaneity of a process. किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिक्लेयर करने के लिए आप सहारा ले सकते हैं एंट्रोपी फैक्टर का भी, एनर्जी फैक्टर का भी, और जो आज हम फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी का भी। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल, दैट सिंबल इज जी और दैट इज एफ। हम एफ या जी से इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हाट इज दिस गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली मैक्सिमम useful work obtained from a system, याद रख लीजिएगा बेटा बात को कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इट मे बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिस्टम। कौन सी वर्क है बेटा? याद रखिएगा, इट शुड बी नॉन एक्सपेंडेबल वर्क, यानी कि जिसको आप नॉन पीवी वर्क कहते हैं। वो कितना आप यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं एक सिस्टम से, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ओके बेटा, चलिए ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट T एंड P। याद रख लीजिएगा इस बात को भी कि आप गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपके लिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं खाली एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, और ये आपको आइडिया देता है कि आप कितनी यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं एक सिस्टम से। दैट इज कॉल्ड बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, आप मैथमेटिकली बता सकते हैं कि जो एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी आपकी सिस्टम की, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो होगी बराबर यूजफुल वर्क कितनी आप निकाल सकते हैं प्लस आप कर सकते हैं रैंडमनेस वर्क, अनअवेलेबल एनर्जी। इस अनअवेलेबल एनर्जी को हम दूसरे अल्फाज से कहते हैं एंट्रोपी।
इसको हम एंट्रोपी कहते हैं या हम कहते हैं रैंडमनेस एनर्जी। रैंडमनेस एनर्जी याद रख लीजिएगा इस बात को बेटा। सो टोटल सिस्टम की एनर्जी जो होगी, जो टोटल एनर्जी एक सिस्टम की होगी, वो बाइफरकेट होगी दो हिस्सों में। एक तो आप यूजफुल वर्क निकालेंगे उससे, और एक होगी वो जो आपके लिए अनअवेलेबल होगी, यानी कि जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको आप दूसरे अल्फाज से बोलते हैं एंट्रोपी, या जिसको आप रैंडमनेस एनर्जी बोलते हैं। ओके, ये टोटल एनर्जी जो है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। एंड यूजफुल वर्क जो है हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्लस हम बेटा S को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम तो अनअवेलेबल एनर्जी जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं TS से बेटा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि S इज इक्वल टू Q/T, तो ये है अनअवेलेबल हीट यानी कि अनअवेलेबल एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो बराबर होगी ST यानी कि Q। ये है अनअवेलेबल, ठीक है। ओके, सो ये आपके लिए एक फॉर्म बन जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म टू कैलकुलेट व्हाट बेटा गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, नाउ और एक बात जो है मैं बोलने जा रहा हूं यहां पर, आप G का वैल्यू जो है, G वैल्यू कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, बट तो हम मेजर क्या कर सकते हैं, बट डेल्टा G इज मेजर्ड, बट डेल्टा G इज मेजर्ड। हम चेंज को मेजर कर सकते हैं, हम G को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आप G का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि आप डेल्टा G का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई बनेगी, तो ये करेगा डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा G, तो प्लस होगा बेटा T डेल S। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा, ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, इस इक्वेशन का नाम हम बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा इस इक्वेशन को, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S। इस इक्वेशन का नाम रखते हैं हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा ओवरऑल मैं रिव्यू दे रहा हूं फिर से। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये क्राइटेरिया है फॉर प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस प्रिडिक्ट करने के लिए कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए आप एक और पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनर्जी एंड एंट्रोपी फैक्टर, आप एक और पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। ये गिब्स फ्री एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, या हम F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा, इट इज अ मैक्सिमम यूजफुल वर्क, नॉन एक्सपेंसिबल यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिस्टम, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और ये हम डिफाइन करते हैं खाली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, हम चाह रखते हैं कि हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, आप बच्चों को समझाएं, तो हम कैसे बेटा इसको समझा सकते हैं कि टोटल एनर्जी आपकी सिस्टम की जो होगी वो तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो आपका अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क प्लस बेटा अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि आपकी अनअवेलेबल एनर्जी कितनी होगी, जिसको आप रैंडमनेस एनर्जी कहते हैं या एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजफुल वर्क को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी को TS से। क्यों? क्योंकि हमें पता है S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, दिस इज द अनअवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि अनअवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ST इज इक्वल टू Q, तो हम TS लिखेंगे। ओके, मैंने यहां पर आपको एक बात खुसूसी बता दी कि G का वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप किसका वैल्यू मेजर कर सकते हैं? डेल्टा G का। अगर डेल्टा G हम मेजर कर रहे हैं तो यहां पर हम डेल्टा सबके लिए लगा देंगे, क्योंकि एंट्रोपी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं, एंथैल्पी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकती है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस T डेल S। तो फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे उधर इधर करके ट्रांसपोज टर्म्स को, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू
delta H minus T del S, and this equation is the famous equation in thermodynamics, and this equation is called what beta? Gibbs-Helmholtz equation. Okay beta, now ये Gibbs-Helmholtz equation जो है, Gibbs free energy जो है, इसके और क्या साइलेंट फीचर्स है जरा वो हम देख ले बेटा प्लीज। और क्या साइलेंट फीचर्स है इसमें वो जरा हम डिस्कस करें आप लोगों के साथ बेटा। देखिए ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी जो है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरी बात क्या है, इट इज एन स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक, ओके। और मैंने कहा था आपको कि आप जी मेजर नहीं कर सकते, जी कैन नॉट बी मेजर्ड, बट हम क्या मेजर कर सकते हैं, डेल्टा जी मेजर, हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये डेल्टा जी किसके बराबर होगा फॉर एनी रिएक्शन बेटा, ठीक है, जरा वो देख ले बेटा। डेल्टा जी फॉर एनी रिएक्शन, अगर हमारा केमिकल सिस्टम होगा फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपको क्या देता है बेटा, वो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। हम मान लेंगे ये जी आर है यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये मान लेंगे द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। तो डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, जीपी माइनस जी आर। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, ये है गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन जो आप चेंज निकाल सकते हैं, ओके। नाउ इसके बाद अगर आप मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी को दिखा सकते हैं कि हम कैसे यूजफुल वर्क निकाल लेते हैं इसमें, और कब कितनी यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं, वो हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। एज पर फ्लॉट, एज पर फ्लॉट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, del U is equal to Q plus W। अगर हम लिखेंगे इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क सिस्टम कर रहा है, निकाल रहे हैं सिस्टम से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क जैसी, ओके। तो ये क्या निकलेगा, डेल U जो होगा आपका ये बराबर होगा Q माइनस W, ठीक बेटा, क्लियर, ओके। चलिए अब यहां पर जो वर्क होगा, वर्क ये दो फॉर्म्स की होगी, पीवी और नॉन पीवी, ये आपकी यूजफुल होगी, नॉन पीवी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पीवी पी डेल वी प्लस बेटा नॉन पीवी, ठीक है, ओके। सो हम लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू बेटा क्यू, प्लीज ये आएगा माइनस पी डेल वी, ये आएगा माइनस, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस नॉन पीवी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इस क्यू को इधर लाएंगे तो ये क्या निकलेगा, डेल यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, डेल माइनस क्यू, डेल यू माइनस क्यू इज इक्वल टू बेटा माइनस, ये हम कॉमन निकालेंगे तो हम लिखेंगे पी डेल वी, ठीक है, प्लस लिखेंगे नॉन पीवी, ठीक है, ओके। चलिए ये यहां से अगर माइनस आप कॉमन निकालेंगे
तो बताइए क्या होगा, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो माइनस डेल यू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी प्लस यूजफुल। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा, डेल यू प्लस क्यू इज इक्वल टू पी डेल वी प्लस यूजफुल वर्क। ठीक है, ओके। सो अगर आप इसको इधर लाएंगे, इसको बेटा इधर लाइएगा तो क्या बनेगा बेटा, ये आएगा क्यू इज इक्वल टू पी डेल वी माइनस डेल यू प्लस यूजफुल वर्क। ठीक, ओके। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू, ये आएगा डेल्टा एच। ठीक, ओके, तो ये आएगा माइनस यूजफुल वर्क। ठीक, तो क्यू को आप इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस लाइएगा, डी डेल एस डेल्टा एच माइनस यूजफुल वर्क। तो इस तरह इसको इधर लाइएगा तो ये आएगा यूजफुल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। जो अभी आपको इक्वेशन मैंने बताई थी वो इक्वेशन ये हुई कि यूजफुल वर्क आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यूजफुल वर्क इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ओके बेटा, सो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन विच वी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।